चीज़ ही है लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए। कितना भी आप इसका हॉट नोट्स निकाल लीजिए या फिर शॉर्ट टाइप पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। हम मानते हैं थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन हाँ, लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी होता है। मैंने अभी से लेके अभी जो 9वां पार्ट इसका पढ़ा रहा है, इससे पहले 1 से लेके 8 तक पढ़ा चुके हैं, इसी चैनल पर है, जाके विजिट कर सकते हैं। आज हम 9वां चैप्टर दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ, ये विज्ञान का चैप्टर है, ये हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जाके देखिए तो ही कुछ होने वाला है। शुरू करते हैं। कबीर का एक दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। मतलब समझ तो नहीं आया क्योंकि मैं एक साइंस का बच्चा हूँ, लेकिन जो भी होगा ठीक होगा। देखिए आखिर, हाँ, मतलब नीचे दिया हुआ है, जिस प्रकार से सूप द्वारा अनाज रख भूसे को उड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति गुणों को धारण कर दोषों का परित्याग कर देते हैं। वाह वाह। शुरू करते हैं, जो काम करने आए हैं और जो काम करने आप लोग भी आए हैं। मल्ली और उसकी बहन बल्ली अपनी गर्मी की छुट्टी को लेकर उत्साहित हैं। उनके माता पिता ने भारत के विभिन्न भागों में रह रहे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने की योजना बनाई। वे सदैव अपने मित्र एवं रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं। क्या आप भी अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हैं? उनका पहला पड़ाव हरियाणा में था, जहां मल्ली और वल्ली की नानी जी का घर है। उनका घर बड़े बड़े खेतों से घिरा हुआ है। वे आंगन में जमा विभिन्न प्रकार के अनाजों की ढेरियां देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी मामी जी और मामा जी समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ अपने हाथों से चावल और गेहूं जैसे अनाजों के छोटे कंकल और भूसी अलग करने में व्यस्त है। मल्ली और वल्ली यह जानने के लिए उत्सुक है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उसकी नानी जी उनकी जिज्ञासा देखकर समझाती है, हम इन कंकरों को इसलिए निकाल रहे हैं कि यह अनाज पकाने योग्य हो जाए। ठीक है। वे घर के आसपास के क्षेत्र में घूमते हैं और खेतों तथा मवेशियों को देखते हैं। उन्हें व्यस्त रखने के लिए नानी जी उन्हें आंखें बंद करके अनाज से छोटे कंकर चुनने की चुनौती देती है। आगे है, देखिए। किसी ठोस मिश्रण वह पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले रहते हैं, जैसे कि गेहूं और चावल में से हाथ द्वारा छोटे कंकल और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। समझे? किसी ठोस मिश्रण में से हाथ द्वारा छोटे कंकल और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। शब्द से भी आप समझ रहे होंगे, हस्तचयन, हाथ से चयन करना। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह कणों के आकार, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। यदि पृथक किए जाने वाले कण कम मात्रा में हो तो सहजता से उठाए जा सकते हैं और हाथ से छांटना एक सुविधाजनक विधि सिद्ध हो सकती है। ठीक है। दोपहर के खाने में मल्ली और वल्ली को गर्मा गर्म पुलाव परोसा जाता है। पुलाव खाते समय नानी जी देखती है कि मल्ली पुलाव में से साबुत कली मिर्च निकालकर प्लेट के किनारे रख देती है। बल्ली मजाक में कहती है कि वाह, यही हाथ से चयन करने की विधि है, अच्छी है ना। नानी जी उन्हें काली मिर्च के लाभ बताती है और मल्ली को इसे भी खाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कुछ समय के बाद उनके मामा जी उन्हें खेतों में से ले जाते हैं, जहां वे काटे गए गेहूं की फूलों के गट्ठरों का अवलोकन करते हैं। कुछ फूलों को धूप में सुखाने के लिए फैलाया गया है। दोनों एक एक फूला उठाते हैं और उसमें लगे अनगिनत दाने देखते हैं। कुछ किसान फूलों को एक बड़े लकड़ी के गट्ठे पर पीट रहे होते हैं। जिज्ञासावश वल्ली मामा जी से पूछती है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मामा जी समझाते हैं कि वे दाने पृथक करने के लिए फूलों को पीट रहे हैं। ठीक है, आगे है। फूलों से दाने पृथक करने की यह विधि थ्रेसिंग कहलाती है। किसान कड़ी मेहनत करते हुए अपने काम का आनंद लेते हैं। समय समय पर वे अपने काम के साथ लय में लोकगीत भी गाते हैं। अनाज के अलग किए गए दाने भूसे की ढेरियां में मिल जाते हैं। बल्ली फुसफुसाते हुए मल्ली से कहती है, क्या किसान इतनी सारी भूसी से अनाज निकालने के लिए उसे हाथ से चाटेंगे?
वह सोचती है किसानों को इन्हें अलग करने की में कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। आइए वल्ली द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। ठीक, अपने क्षेत्र के लोकगीत खोजें और मित्रों के साथ गाकर आनंद लें। क्या है ये चीज? क्रियाकलाप करते हैं। मुट्ठी भर भुनी हुई मूंगफली के दाने और उससे अपनी हथेलियों के बीच रगड़े। क्या होता है? क्या मूंगफली के दाने के छिलके पृथक करना संभव है? अब इनमें फूंक मार दीजिए। क्या आप देखेंगे? हटाए गए मूंगफली के छिलके और मूंगफली के दाने में से कौन सा भाग उड़ जाता है? देखा होगा कि फूंक मारने से भारी भाग से हल्के भाग अलग हो जाते हैं। आपके विचार में किसान इतनी सारी भूसी से अनाज कैसे अलग करते हैं? पारंपरिक रूप से किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को अलग अलग करने के लिए सूप, बांस से निर्मित एक पात्र होता है। वैसे हम लोग के इधर इसको सूप ही कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है? चने की दाल में मुरमुरे की थोड़ी मात्रा मिला दीजिए। मुरमुरे को वैसे मुरही भी कहा जाता है। मुरही की थोड़ी मात्रा मिला दीजिए। क्या आप हस्त चयन के अलावा किसी अन्य विधि से इस मिश्रण को पृथक करने के विषय में सोचते? बिल्कुल वही फूंक विधि जो यहाँ पे फूंक विधि से किया था, वही फूंक विधि से हम कर सकते हैं। अगले दिन उनके नाना जी उन्हें यह प्रक्रिया दिखाने के लिए खेतों में ले जाते हैं। मल्ली और वल्ली देखते हैं कि खेत में एक किसान ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। किसान उस सूप को, जिसमें थ्रेश किए गए गेहूं के दाने हैं, वायु की दिशा में हिला रहा है। चित्र 9.4 से आप निष्कर्ष निकालते हैं। क्या गेहूं के दाने और भूसी दोनों अवयव एक ही स्थान पर गिरते हैं? गेहूं के दाने और भूसी में कौन कौन सा अवयव उड़कर दूर चला जाता है? क्या पवन के दो अवयव को पृथक कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। देखिए, वायु का दिशा इधर है। इस सूप का भी थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा हुआ, भूसा इधर निकल जा रहा है हवा में, और मोटा दाना यानी कि अनाज नीचे गिर जा रहा है, जो यहाँ ढेर हो रहा है। ठीक है, इसे ओसाई कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। इसे ओसाई या विनोइंग कहते हैं। यही चीज़ आगे पढ़ने के लिए मिश्रण में से भारी जल और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की यह विधि ओसाई कहते हैं, या विनोइंग उसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए, तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप थ्रेशर नामक थ्रेसिंग मशीन निर्मित की गई है। इस मशीन का उपयोग फूलों से भूसी और अनाज के दाने को अलग करने के लिए किया जाता है। ये मशीन थ्रेसिंग और ओसाई दोनों कार्य एक साथ कर देती है ना। कितना मशीन मनुष्य को कितना आसान कर दिया है। बल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी अलग नहीं कर पा रही थी। आप इनकी सहायता कैसे कर सकते? अगले दिन मल्ली और बल्ली अपने पिता से मित्र घनश्याम भाई से मिलने के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ती है। वल्ली अपनी मामी जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने का अनुरोध करती है। वल्ली, क्या मैं गेहूं का आटा गूंथने में आपकी सहायता करूं? मामी जी, आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर को निकालना होता। समझ रहे होंगे हर कोई। मामी जी, हम इसके लिए चालनी का प्रयोग करते हैं। चालन से आटा के बारीक कण आसानी से छिद्रों से निकल जाते हैं, जैसा कि 9.5 में दिखाया गया है। बड़े कण जैसे चोकर जैसे छोटे कंकल चालनी में रह जाते हैं। ध्यान से चालनी का अवलोकन करें। क्या चालनी के सभी छिद्र एक ही आकार के हैं? यदि चालनी के छिद्र पदार्थों से बड़े हों तो क्या छानना प्रक्रिया काम करेगा? चालनी से गुजरने वाले कणों और चालनी पर रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर होता है? जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयव के कण के आकार भिन्न होते हैं, तब चालन का विधि उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हाईलाइट कर लेंगे किस चीज़ को। जब दो या दो से अधिक ठोस कणों के मिश्रण के अवयव के कण के आकार भिन्न होते हैं, तब चालन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ ही रहे होंगे, दैनिक क्रियाकलाप है। आप अपने कभी निर्माण स्थलों पर रेत से कंकर और पत्थर अलग करने के लिए चालनी का उपयोग करते जरूर देखा होगा। जी से बिल्कुल देखे हैं। अहमदाबाद पहुंचने पर वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं, जहां वे नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी यात्रा के बारे में जानती है। देखिए, साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है? दांडी यात्रा एक पोस्टर बनाए और चर्चा करें। इस चर्चा का आयोजन क्यों किया गया था? इस यात्रा का आयोजन क्यों किया था? मल्ली पूछता है, नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से, समुद्र का जल से। घनश्याम भाई इसका उत्तर देता है,
समुद्र जल पानी में घुले विभिन्न लवणों और अन्य पदार्थों का मिश्रण है। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले गड्ढों में रखा जाता है, जहां यह धूप और हवा के संपर्क में आता है। कुछ दिनों में जल पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है और ठोस नमक शेष रह जाता है। फिर लवण के इस मिश्रण को शोषित या साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगा है जिसमें साधारण नमक पाया जाता है। इसका एक स्रोत राजस्थान के सांभर झील है। चलिए क्रियाकलाप करते हैं और अवलोकन करते हैं कि नमक के विलयन कोण से नमक को कैसे अलग किया जाता है। एक कटोरी या कोई एक पात्र ले, उसे जल से आधा भर दें, उसमें 2 से 3 चम्मच नमक डाल दें, तब तक हिलाते रहे जब तक वह घुल कर विलयन न बना ले। एक काले या गहरे रंग का मोटा कागज का टुकड़ा ले और उस पर नमक के इस विलयन की कुछ बूंदें डाल दें। आप इस नमक के विलयन के कागज पर अपनी पसंद की कोई भी कलाकृति बना सकते हैं। इसे सूखने दें और अवलोकन करें। सूखने से पहले, सूखने के बाद और इसका कलाकृति करते हैं। क्या आपने कभी गर्मियों के समय गहरे रंग के कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे देखे? ये धब्बे कैसे बनते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेली यूज में आता है। क्या आपने कागज़ पर कुछ धब्बे दिखाई देते? आपको क्या लगता है कि कागज़ पर क्या बचा है? कागज़ छूकर आप नमक की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। पानी कहाँ लुप्त हो गया? जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा नमक अध्याय का स्मरण करें। अच्छा, जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि पिछला वीडियो इसका अपलोड किया हुआ है। नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिए। उस अध्याय में इसका पढ़ा चुके हैं। इस चीज़ का स्मरण करें, याद करें। आइए उत्तर प्राप्त करने के लिए आगे जांच करते हैं। समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियाँ या पौधे के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्रायः इन सामग्रियों जैसे कि विभिन्न औषधीय पौधों की जड़ों, पत्ती, फूलों या बीजों को छाया में सुखाते हैं। इस क्रिया में अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग बच जाता है। चलिए इसकी जांच करते हैं। एक चीनी मिट्टी की डिश में कुछ नमक का विलयन क्रियाकलाप 9.2 में तैयार किया गया है। ठीक है, 9.2 पर तैयार किया गया है। यदि चीनी मिट्टी को डिश उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य उपयुक्त पात्र का उपयोग किया जा सकता है। इसे गर्म करें और जल उबल कर उड़ जाने दें। चीनी मिट्टी की डिश को ठंडा होने दें। क्या देखते हैं चीनी मिट्टी की डिश में क्या बचता है? क्या आपको नमक वापस प्राप्त होगा? आप चीनी मिट्टी की डिश में नमक की उपस्थिति को अपनी उंगलियों से रगड़ कर महसूस कर सकते हैं। सावधान बरतने की क्या चीज़ है? चीनी मिट्टी की डिश को गर्म करते समय सावधान रहें, उसे छुए नहीं, स्पर्श करना बिल्कुल भी मना है। चित्र का अवलोकन करें। क्या यह प्रश्न का उत्तर देता है? क्या आप इससे संबंधित प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं? देखिए, क्या ऐसी कोई विधि है जिसमें मैं नमक और पानी दोनों प्राप्त कर सकता हूँ? वाह, प्रश्न तो बहुत उठते हैं, उठे भी क्यों ना, बच्चे के मन में तो जरूर प्रश्न उठते हैं। अब समय आ गया है कि वे दक्षिण भारत के पुडुचेरी में रहने वाले अपने दादी और दादाजी से मिलने जाएं। मल्ली और वल्ली अपने पुराने पड़ोसी मित्र बालन से मिलने के बाद उत्साहित हैं। पुडुचेरी पहुंचने के बाद वे पुराने समय की बातें याद करने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई है और दादी जी की चाय का समय हो गया। दादाजी, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। बच्चे, हम भी आपकी सहायता करेंगे। चाय बनाते समय दादाजी ने 1 कप चाय बनाने के तरीके के बारे में कुछ सुझाव दिए। बालन, चाय बनाने के बाद आप चाय की पत्तियों को कैसे अलग करते हैं? दादाजी, स्पष्ट है, चालनी के द्वारा। आप जानते हैं कि यदि हमारे पास चालनी नहीं है तो हम अधिकांश चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हैं। वह कैसे? चाय वाले बर्तन को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दें, फिर चाय को धीरे धीरे कप में गिराएं, यानी कि उड़ेल दें। बल्ली, अरे हाँ, और तब चाय की पत्तियां नीचे रह जाएंगी और ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। इंग्लिश में इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है। यह प्रक्रिया अवसादन, सेडिमेंटेशन कहलाता है।
अंग्रेजी में या हिंदी में। ठीक है, जब बर्तन को तिरछा कर जल को हटाया जाता तो यह प्रक्रिया निस्तारण कहलाता है। ठीक है, बर्तन को जब तिरछा करके जल को हटाया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तारण या डिकंटेशन कहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास की सामग्री अध्याय में आपने पढ़ा कि तेल जल में मिश्रित नहीं होता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं, वीडियो डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। कुछ समय तक बिना हिलाए रखने पर एक अलग परत बना लेता है। तेल और जल को पृथक करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करते हैं? दादाजी लेकिन फिर भी मेरे मुंह में चाय की कुछ पत्तियां आ सकती हैं, क्योंकि निस्तारण की प्रक्रिया से पूरी तरह चाय की पत्तियां चाय से अलग बिल्कुल भी नहीं होती हैं। पालन, अच्छा, इसका अर्थ यह है कि आपको अलग करने के लिए एक उपयुक्त विधि नहीं है। दादाजी बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा बच्चों, अब चाय तैयार है। मल्ली ताक से चाय की चलनी उठाती है और अपने दादाजी को देती है। दादाजी, आइए अब मैं चाय को इस चालनी से छानता हूँ। तुम देख सकते हो कि सारी चाय की पत्तियाँ चालनी में रह जाती है। चाय से चाय की पत्तियाँ पृथक करने की इस प्रक्रिया को निस्यानंद कहते हैं, फिल्टर करना कहते हैं। चाय से चाय की पत्ती पृथक करने की प्रक्रिया निस्यानंद यानी कि फिल्टरेशन कहलाता है। ठीक है, बालन मल्ली से पूछता है कि क्या वह मेले जल के निस्यंदन के लिए चाय की चालनी का उपयोग कर सकती है। आइयो, क्यों न हम स्वयं करके इसका पता लगा लेते हैं। दादाजी, साथ ही मटमेले जल को कपड़े के एक टुकड़े में भी छानने का प्रयास कीजिए और अंतर देखिए। मल्ली, हमें कपड़े का एक टुकड़ा क्यों उपयोग करना चाहिए? दादाजी, कपड़े के टुकड़े की बुनाई में धागे के बीच छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। कपड़े के इन छिद्रों का उपयोग छानने के लिए किया जा सकता है। प्राचीन काल में दोनों लोगों ने इन पद्धति को अपनाया था। यदि जल एक बार छानने के बाद भी गंदा है तो अशुद्धियां फिल्टर पत्र का उपयोग करके अलग की जा सकती है, जिसमें और भी छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। आइए प्रयोग करते हैं। चित्र के अनुसार आप स्वयं फिल्टर पत्र मोड़ कर उसको एक शंकु के आकार में मोड़ लीजिए। इसे एक शंकुआकार फ्लास्क पर बनी कीप फनल के अंदर रखें और अब मटमेला पानी डाल दीजिए। बिल्कुल इस तरीक़ा से, ये है मटमेला पानी, इसमें डालना है। आपने क्या अवलोकन किया? क्या मिट्टी के कण फिल्टर पत्र से होकर निकल जाते हैं? कीप से निकलने वाला जल शंक्वाकार फ्लास्क में एकत्रित हो जाता है। आपको फिल्टर पत्र पर अवशेष के रूप में मिट्टी और शंक्वाकार फ्लास्क में निस्यंदक के रूप में स्वच्छ जल मिलेगा। फिल्टर पत्र के अतिरिक्त कपास, चारकोल, रेत इत्यादि अनेक सामग्रियों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। निस्यंदक का चुनाव पृथक की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है कपास, चारकोल, रेत इत्यादि, इस चीज़ का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। इस चीज़ को आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, बहुत जगह जहाँ पानी खराब होता है, नॉर्मल वाटर जो रहता है जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, वो अगर ख़राब रहता है तो वहाँ पे इसी सब चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जाता भी है। बालू का, गिट्टी का, इस चीज़ का प्रयोग करके फिल्टर वाला बना सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है, आगे डिजाइन करने के लिए बताया गया है। बल्ली अपनी दादी जी के साथ प्रकृति की सैर पर जाती है और एक तालाब से थोड़ा एक जल एकत्रित करती है। उसे जल में कुछ अवांछित पदार्थ दिखाई देते हैं। कम लागत की सामग्री का उपयोग करके जल के निस्यंदक के लिए कार्यकारी मॉडल की योजना बनाए और इसका निर्माण करें। टी बैग, चाय की पत्ती की थैली पहले रेशम जैसे मुलायम कपड़ों से बनाई जाती थी, क्योंकि यह चाय की पत्ती को रोक लेती थी और चाय इनके आर पार निकल जाता था। रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता भी नहीं था। बाद में लगने लगा या मलमल के कपड़े का उपयोग करने लगा। अंततः उन्होंने फिल्टर पत्र का उपयोग करना आरंभ किया, जिससे आजकल अधिकांश टी बैग बनाए जाते हैं। देखिए ये भी एक एग्जाम्पल है, आगे पढ़ते हैं। मल्ली और बल्ली अपने दादाजी और अपने मित्र
टुक्कम के साथ पास की नदी में नौका विहार के लिए जाते हैं। और टुक्कम एक मछुआरा है। जैसे ही वह मछली पकड़ने का जाल डालते हैं तो पानी जाल से बाहर आ जाता है। वल्ली को पहले सीखी हुई निस्यंदन की विधि स्मरण हो जाता है, याद आ जाता है। वह समझती है कि मछली पकड़ने की यह विधि बहुत कुछ उसी के समान है। मछली जाल में फंसी मछलियों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी बोतल, खाद्य सामग्री के पैकेट और एक बड़ी मछली के मुंह में फंसी प्लास्टिक की नली देखकर स्तब्ध हो गया। आइए नदी और महासागर प्रदूषण के मुद्दे पर जागरूक बढ़ाने के लिए एक कविता की रचना करते हैं, जो हमारे चैप्टर से परे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ को। मल्ली और वल्ली अपने दादा दादी जी का आशीर्वाद लेते हैं और बालन को शुभकामनाएं देकर मध्य प्रदेश के नगर भोपाल की यात्रा पर निकल जाते हैं। रेलगाड़ी जब भोपाल पहुंचती है उस समय तीव्र धूप के कारण गर्मी बढ़ जाती है। वे मौसी के घर की ओर चले जाते हैं। मौसी के घर की ओर जाते समय एक ढाबे में छाछ पीते हैं। मल्ली ढाबे की दीवार पर लटकी बड़ी सी पेंटिंग के बारे में दुकानदार से पूछता है। दुकानदार बताता है कि चित्र में घरों में एक बड़ी मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिसे मथना कहते हैं। इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन ऊपर तैरता है जबकि छाछ नीचे रह जाता है। यहाँ क्या समझेंगे, यहाँ समझेंगे मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया दर्शाया है जिसे मथना इस प्रक्रिया में हल्का, देखिए दही को मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया दर्शाया गया जिसे मथनी कहते हैं। ठीक है, देखिए चित्र हम लोग देखेंगे और समझेंगे। इसी में मक्खन है, इसी को मथा जाता है, यह सामग्री होता है इसमें, या कोई बड़ा सा पिलर टाइप का रहता है और ये महिला हाथ से इसे घुमाती है इस क्रम में। तो इसी में ऊपर मक्खन आ जाता है और नीचे छाछ रह जाता है। खैर आगे पढ़ते हैं। मौसी के घर पर उनका प्रयास आनंदमय रहा और घर लौटने पर अपनी साथी सभी यादें अपने मित्रों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक है। अब उसका अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंचने का समय आ गया है। शिलोंग में अपनी बुआ के घर पहुंचते हैं। वे एक बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते देखते हैं। काम करते समय उसने अचानक कुछ लोहे की कीले लकड़ी के बुरादे में गिर जाते हैं। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण को हम समझना है इस द्वारा। बढ़ई हाथ से लोहे की कीलों को निकालने लगता है। बच्चे बढ़ई से रुकने के लिए कहते हैं। वे अपनी बुआ से चुंबक लेते हैं। वे बढ़ई से कहते हैं कि इस चुंबक को लकड़ी के बुरादे पर घुमाइए। सारी कीलें चुंबक से आकर्षित होकर उस पर चिपक जाती हैं। बढ़ई ने पृथक्करण की किस विधि का उपयोग किया? चुंबक को जाने वाले अध्याय में इस चीज़ का आप स्मरण या फिर याद कर सकते हैं। नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियो देख सकते हैं। उस चीज़ का भी इसी तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ा चुके। देखिए आपको अभी बोर लग रहा होगा, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन हाँ कहा जाता है कि एनसीईआरटी को जितने बार पढ़ेंगे, जितने बार लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उतनी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखने को मिलती है। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और हाँ ये 8वां या 9वां चैप्टर है। इसके बाद 6 ख़त्म होगा, 7th ख़त्म होगा, 8 ख़त्म होगा, 8 तक डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ वीडियो देखते रहिएगा। आगे पढ़ते हुए पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जो चुंबक के प्रति आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ का एक समान उदाहरण है। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ को पृथक किया जा सकता है। इसे चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय पृथक्करण। और भी जाने इस चीज़ को समझ रहे हैं। जिस तरह से चित्र में हम समझ रहे हैं कि कचरे में से चुंबक के द्वारा लोहा को एकत्रित करना है, चुंबकीय पृथक्करण का एक उदाहरण है। चलिए पढ़ लेते हैं। आजकल पुनर्चक्रणकर्ता यानी कि रिसाइकलर अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। कई उद्योगों के अपशिष्ट में प्रायः अनुपयोगी लोहे की कतरनें स्क्रैप आयरन होती हैं।
इसे क्रेन में लगे चुंबक का उपयोग करके अपशिष्ट सामग्री के ढेर से अलग कर लिया जाता है। उपयोगी लोहे की कतरनी का पुनर्चक्रण करके इसे पुनः उपयोग में लाया जाता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, मल्ली और वल्ली की छुट्टी आनंदमय रही। उनकी यह मनोरंजक भारत की यात्रा उनकी स्मृतियों में स्थायी रूप से रहेगी। उन्होंने न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जानने का आनंद लिया, बल्कि पदार्थों के पृथक करने की विभिन्न विधियों का भी ज्ञान प्राप्त किया। आइए खेल खेलें। निम्नलिखित वाक्यांशों को कागज की छोटी पर्चियों पर लिखें। दालों से छोटे कंकर पृथक करना, दही मतकर मक्खन प्राप्त करना, पके हुए दलिए या पोहे से हरी मिर्ची निकालना, तरबूज से बीज निकालना, निर्माण सामग्री के मिश्रित ढेर से लकड़ी के बुरादे और लोहे की कील को अलग करना, माला पहनने के लिए विभिन्न फूलों के ढेर में से गेंदे के फूल का चुनना, रेत से कंकर अलग करना, चावल के आटे में से नारियल के टुकड़े को पृथक करना अलग करना, पानी से तेल को अलग करना, नमक के विलयन से नमक अलग करना। 2 टोकरियां ले, इनमें से प्रत्येक उन 2 प्रयोजनों में से एक को प्रदर्शित करती है जिनके लिए हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। 2 दल बनाएं, देखें कि कौन सा दल अधिकतम सही प्रविष्टियां प्रस्तुत कर पाएंगे। सोचें और समझें। यह क्रियाकलाप आपको इस बोध का आकलन करने में सहायता करेगा कि हम पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं। इम्पोर्टेंट शब्द है मथना, निस्तारण करना, वाष्पीकरण, निस्यंदन, हस्तचयन, चुंबकीय पृथक्करण, मिश्रण, अवसादन, छानन, थ्रेशिंग, ओसाई। सारा चीज़ हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक ना। जो महत्वपूर्ण चीज़ अब पढ़ना है वो है सारांश। सारांश को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। सारांश पढ़ना ही चाहिए। कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सारांश से हमें उस चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, ठीक ना। देखिए, हस्तचयन, हाथ से चुनने की प्रक्रिया का उपयोग मिश्रण में से ठोस पदार्थों को उनके अमाप, रंग और आकृति के आधार पर पृथक करने के लिए किया जाता है। या ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वह प्रक्रिया जिसमें अनाज के फूलों को पीट कर उनमें से अनाज पृथक किया जाता है उसे थ्रेशिंग कहते हैं। बहती हवा या पवन का उपयोग करके हल्के भूसे का भारी अनाज से पृथक करने की क्रिया ओसाई या विनोइंग कहते हैं। एक चलनी का उपयोग करके कणों के अमाप में भिन्नताओं के आधार पर मिश्रण से ठोस पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया छानना कहलाता है। वाष्पीकरण या वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव अपने वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रयोग एक द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील अवयव जमा हो जाता है, यह प्रक्रिया अवसादन कहलाता है। सेडिमेंटेशन, ठीक है। जब बर्तन को तिरछा कर द्रव को निकाल लिया जाता है तो इसे निस्तारण या डिकेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। निस्यंदन, जैसे कि फिल्ट्रेशन का उपयोग अघुलनशील ठोस अवयवों को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है। मथनी का उपयोग दही से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। चुंबक का प्रयोग चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। समझ गए? चैप्टर खत्म हो गया। एक खेल खेलिए, ये कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब नीचे प्रश्न आ गया है। प्रश्न का हम दूसरे प्लेलिस्ट में करवाते तो अभी नहीं है, करवाएंगे, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।